Can you all hear me? Yes, sir. Very good. तो लास्ट क्लास में हम लोग इक्वेशन ऑफ सर्कल सीखे थे और इस क्लास में भी कुछ पर्टिकुलर इक्वेशन पे हम लोग ध्यान देंगे, ठीक है, और उसके बाद आगे की टॉपिक करेंगे। सर्कल टचिंग एक्स और वाई एक्सिस। एनी सर्कल विच टचेज एक्स और वाई एक्सिस, तो हम इक्वेशन से कैसे पता कर सकते हैं, या फिर अगर सर्कल टच कर रही हो तो उसकी इक्वेशन में क्या खास बात होगी। तो हम सबसे पहले कोई भी सर्कल जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को टच कर रही है उसके बारे में बात करेंगे। देखिए ये हमारी सर्कल है और हो सकती है ये एक्स एक्सिस को टच करे सिर्फ, है ना, ये सिर्फ एक्स एक्सिस का टचिंग है। दूसरा हो सकता है कि ये दोनों को टच करे, है ना, इस तरीके से। हो सकता है सिर्फ वाई एक्सिस को टच करे, हो सकता है किसी को भी टच ना करे। तो इस तरह से बहुत सारे ओरिएंटेशन है सर्कल के, तो हम इनके बारे में कैसे डिस्कशन कर सकते हैं। सो लेट अस टेक कि सर्कल मेरा एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, तो इस सर्कल के बारे में हम क्या क्या जानते हैं। तो इसकी इक्वेशन जो है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2gx 2fy प्लस सी इक्वल टू 0 ले सकते हैं, है ना। बहुत बढ़िया शांतनु, ठीक है। सर्कल अगर एक्स एक्सिस को टच कर रहा है तो एक्स एक्सिस का मतलब होता है y इक्वल टू 0 लाइन। तो अगर हम y इक्वल टू 0 पुट करेंगे इसमें, है ना, y इक्वल टू 0 के साथ कॉमन पॉइंट हम देखने की कोशिश करेंगे सर्कल में, तो वो आइडेंटिकल पॉइंट मिलना चाहिए। सो अगर y इक्वल टू 0 के साथ हम इसका सॉल्यूशन करते हैं तो हमारे पास एक रिलेशन मिलेगा x का। क्लियर? प्लस सी भी होगा, है ना सिद्धार्थ। अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 2gx प्लस सी इक्वल टू 0 तो आपको मिल गया। सर्कल टच कर रही है, इसका मतलब यहाँ पे एक्स का कितना सॉल्यूशन होगा, सिंगल सॉल्यूशन ना। दिस क्वाड्रेटिक हैज सिंगल सॉल्यूशन। तो सिंगल सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होती है, डिस्क्रिमिनेंट मस्ट बी इक्वल टू 0, डेल्टा विच इज 4 टाइम्स g स्क्वायर माइनस 4c must be equal to 0. Therefore g स्क्वायर must be equal to c. समझ में आई बात? अगर सर्कल मेरा एक्स एक्सिस को टच कर रहा है तो इस केस में नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन है जी स्क्वायर इक्वल टू सी।
मतलब जब भी जी स्क्वायर इक्वल टू सी होगा, सर्कल एक्स एक्सिस को टच करेगा। अगर सर्कल एक्स एक्सिस को टच कर रहा है तो भी जी इक्वल टू सी होगा। ये नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन है। सफिशिएंट कंडीशन। इतनी बात सबको समझ में आई है? यस सर। तो एक हम लोग सिंपल सा क्वेश्चन लिखेंगे और उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। फाइंड इक्वेशन टू द सर्कल with center नहीं, which touches x axis at -2,0 and has radius 12 यूनिट्स। ठीक है, सर्कल एक्स एक्सिस को टच करता है -2,0 पॉइंट पर और इसका रेडियस कितना है? 12 यूनिट्स है। तो हम इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। पहला तो हम डायरेक्ट ना अलजेब्रा से सॉल्व कर सकते हैं। हम बोलेंगे लेट द इक्वेशन ऑफ सर्कल बी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2gx 2fy प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, ये सर्कल हम मान लेंगे। अब ये जो है एक्स एक्सिस को कहां पे टच कर रहा है? -2,0 पे टच कर रहा है। तो इसका मतलब ये नंबर जो है, ये नंबर मतलब -2,0 सर्कल का पॉइंट तो होगा ही, है ना? सर्कल का पॉइंट होगा। तो हम ऐसे केस में लिख सकते हैं कि -2,0 जब सर्कल का पॉइंट है तो इट विल सेटिस्फाई दैट इज 4 0। और ये -2 रखने पे हो रहा है कितना? -4g और y 0 है प्लस c इक्वल टू 0। ये पहला केस हो गया, है ना? ये टच कर रहा है तो मतलब ये पॉइंट आपका सर्कल का पॉइंट होगा, ये पॉइंट सेटिस्फाई करेगा। दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज ये है कि एक्स एक्सिस को टच कर रहा है। तो एक्स एक्सिस को टच करने का कंडीशन क्या था? जी स्क्वायर इक्वल टू सी था ना। तो हम यहां से लिख सकते हैं कि जी स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू सी। क्लियर? और तीसरी चीज जो सर्कल के बारे में है वो रेडियस इसका 12 यूनिट्स है। तो हम रेडियस का एक्सप्रेशन जानते हैं, राइट? जी स्क्वायर एफ स्क्वायर माइनस सी must be equal to 12 units. But from the second relation g square equal to c, it means g square minus c will be taken equal to 0। तो ऐसे केस में आपको मिल जाएगा √(f² इक्वल टू 12 मॉडुलस f इक्वल टू 12। देयरफॉर f की वैल्यू क्या हो जाएगी? +-12 हो जाएगी। इज इट करेक्ट?
तो अब हमें सिर्फ और सिर्फ जी और सी सॉल्व करना। देखिए एफ मिल गया है, जी और सी सॉल्व करना है ना। पहले हमारे को 3 केसेस सॉल्व करने थे, जी, एफ और सी। अब हमें जी और सी सॉल्व करना है। तो हम सी की जगह पर जी स्क्वायर पुट कर सकते हैं। सो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड 4 माइनस 4g जी स्क्वायर इक्वल टू 0। और यहां से आप देखिए g -2 का परफेक्ट स्क्वायर है ये, तो g का वैल्यू क्या मिल गया हमें, ओनली 2 मिल गया। एंड देयरफॉर c इक्वल टू 4। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल जो मेरे पास आ रहा है वो कुछ इस तरह से आ रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g, तो हो गया ये 4x, और f का वैल्यू प्लस माइनस 12 है, सो 2f है ना यहाँ पे, तो प्लस माइनस प्लस माइनस 24y, और प्लस c का वैल्यू कितना है, 4 है। तो यहाँ पे कितने सर्कल्स मिल रहे हैं हम लोग को, हाउ मेनी सर्कल, 2 सर्कल मिल रहे हैं ना। हम लोग को यहाँ पे 2 सर्कल मिल रहे हैं, जिसका सेंटर आपका यहां से अगर कैलकुलेट करो तो -2 प्लस माइनस 12 मिल रहा है। सो 2 सर्कल्स। तो ये हो गया एलिमेंट्री तरीका। जब भी आप इक्वेशन मान करके चलेंगे, है ना, ज्यूम करके चलेंगे, तो जी, एफ और सी आपको फाइंड करना होगा। और जी और एफ सी फाइंड करने के लिए आपको 3 इंडिपेंडेंट रिलेशंस चाहिए, सच दैट आप जी एफ सी को फाइंड कर पाए। क्लियर? ये काफी सिंपल था, यहाँ पे बहुत ज्यादा परेशानी हम लोग को नहीं हुई है, लेकिन कुछ कुछ केसेस में काफी ज्यादा परेशानी होती है, ठीक है, कठिनाई होती है। हम दूसरे तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए दूसरा तरीका यह है, मान लेते हैं ऐसा कोई सर्कल है, कहां पे टच कर रहा था, एक्स एक्सिस को -2,0 पे टच कर रहा था। तो आप ये बताओ, अगर y इक्वल टू 0 लाइन टेंजेंट है, तो इसका टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से गुजरने वाली परपेंडिकुलर लाइन, टेंजेंट के जो परपेंडिकुलर होती है वो कहां से पास करती है, सेंटर से पास करती है, राइट। तो हम इसको मान लेंगे कि ये मेरा सेंटर है, और रेडियस मेरा क्या है, 12 यूनिट है। तो ये क्वांटिटी क्या हो जाएगा आपका, 12 यूनिट हो जाएगा, बराबर। तो यहाँ पे हमारा सेंटर डिसाइड हो गया है -2,12। लेकिन ऐसा सर्कल नीचे भी तो हो सकता था ना, इसका इमेज भी तो यहाँ पे हो सकता है इस तरीके से। ये मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरी दूसरी सर्कल हो जाएगी, है ना। और इसका सेंटर जो हो जाएगा आपको वो क्या लेना होगा, -2, -12। और रेडियस तो हम लोग को पता ही है 12 यूनिट। सो हम डायरेक्टली यहां पे लिख सकते हैं x + 2 सेंटर रेडियस फॉर्म से, y ± 12 होल स्क्वायर इक्वल टू 12 स्क्वायर। तो कई दफा आपको जनरल वाला सिस्टम जो इक्वेशन अज्यूम करने वाला सिस्टम है वो आसान पड़ता है, और कई दफा आपको ग्राफिकल अप्रोच भी आसान पड़ता है। अगर आप ग्राफ बहुत ही करेक्टली प्लॉट करोगे तो सिंपल केसेस में ग्राफिकल एनालिसिस काफी
सही बैठता है और आसानी से इसको सॉल्व किया जा सकता है। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? यस सर। वेरी गुड। तो एक्स एक्सिस को टच करने की जब कंडीशन हम लोग जी स्क्वायर इक्वल टू सी लिखे हैं, है ना, तो वाई एक्सिस को टच करने की कंडीशन क्या हो जाएगी? नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर टचिंग वाई एक्सिस क्या हो जाएगा मेरा? एफ स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू सी। तो ये पॉइंट्स आप ध्यान में रखेंगे कि एक्स एक्सिस को कब टच करता है और वाई एक्सिस को कब टच करता है। क्लियर? तो ये था आपका सर्कल का वो पार्ट जिसमें आप इक्वेशन के साथ खेलते हैं। अब हम लोग थोड़े से पार्ट को आगे ले चलते हैं। सबसे पहले हम लोग सर्कल में बाकी चीजें जो है ना वो कुछ इस ऑर्डर में डिस्कस कर सकते हैं। जैसे पहला, सर्कल का एक पॉइंट के साथ जो इंटरेक्शन होगा, सर्कल एंड पॉइंट डिस्कस कर सकते हैं। दूसरी चीज जो है वो सर्कल एंड लाइन डिस्कस कर सकेंगे। और तीसरी जो है आपका सर्कल के साथ सर्कल का जो इंटरेक्शन होता है उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग सर्कल एंड पॉइंट पर डिस्कशन करेंगे। इसमें जितनी भी एनालिसिस हो सकती है कोशिश करेंगे कि वो सारी एनालिसिस कवर कर लें। क्लियर? देखिए, सबसे पहली बात है कि अगर हम सर्कल लेते हैं, ये है मेरा सर्कल। अगर इसकी इक्वेशन हम एस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये मेरा सर्कल है, इसकी इक्वेशन हम एस इक्वल टू 0 ले रहे हैं। ठीक है, तो पॉइंट्स जो होंगे वो या तो सरकमफेरेंस के बाहर होंगे, या तो पॉइंट्स मेरा सरकमफेरेंस के बाहर होगा, या तो पॉइंट मेरा सरकमफेरेंस पर हो सकता है, या तो पॉइंट मेरा सरकमफेरेंस के अंदर हो सकता है। तो यहाँ पे अगर कोई भी पॉइंट दिया हुआ है और सर्कल का इक्वेशन दिया हुआ है, तो कैसे हम डिटरमाइन करेंगे कि पॉइंट सर्कल के सरकमफेरेंस के अंदर है या सरकमफेरेंस पर है या फिर बाहर है सर्कल? हाउ टू डिटरमाइन position of point with respect to a given circle? कैसे पता कर सकते हैं? आप ऐसे ही जनरल समझ लो कि आपका कोई इक्वेशन है सर्कल का, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4y माइनस 6 इक्वल टू 0, और आपने पॉइंट ले रखी हो समथिंग -1,0। वेरी गुड।
सो हम पॉइंट का डिस्टेंस ना सेंटर के साथ मेजर करेंगे। शांतनु ने बहुत अच्छा बताया है। डिस्टेंस ऑफ गिवन पॉइंट, है ना, कंपैरिजन करना होगा हम लोग को रेडियस के साथ। अगर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट रेडियस से ज्यादा है तो पॉइंट क्या होगा, आउटर रीजन में होगा। अगर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट रेडियस के इक्वल है तो पॉइंट कहां पर होगा, P2 जैसा होगा, मतलब सरकमफेरेंस पर। और अगर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट जो है रेडियस से कम होगा तो वैसे केस में हम लोग क्या कहेंगे, सर्कल के इनसाइड होगा। तो ये डिस्टेंस ऑफ पॉइंट अगर हम मेजर कर ले, है ना, तो हमें पता चल जाएगा। सो लेट अस फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द, शाश्वत बहुत अच्छा बताया, ठीक है, शाश्वत भी बहुत अच्छा बता रहा है। हम लोग सेंटर बता सकते हैं ना, यहाँ पर -g-f होगा। जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल से सेंटर तो बता ही सकते हैं। सो कोई भी पॉइंट है तो हम उसको x, y मान लेते हैं। तो x, y का -g-f से डिस्टेंस जो होगा वो इस तरह से लिख सकते हैं। ये आपका डिस्टेंस है, ठीक है। d ऑफ डिस्टेंस ऑफ x, y पॉइंट फ्रॉम द सेंटर। इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कर ले और ये हो जाएगा x² प्लस 2gx प्लस g² y² 2fy प्लस f²। ठीक है, ये मेरा डिस्टेंस हो गया कहां से, ये डिस्टेंस हो गया मेरा x, y का सेंटर से। और ये डिस्टेंस का बेसिकली ये स्क्वायर है, ये डिस्टेंस का स्क्वायर हम रख लेते हैं। तो अगर मेरा डिस्टेंस बड़ा हुआ रेडियस से, है ना, कंसिडरिंग ओनली वन केस, अगर ये डिस्टेंस d², अगर रेडियस से बड़ा हुआ, मतलब रेडियस स्क्वायर से बड़ा हुआ, तो इस केस में हमें क्या दिखाई पड़ रहा है, इस चीज को देख लेते हैं। तो dxy² जो है वो x² है, 2gx है और g² है। हाँ, बहुत बढ़िया शांति। फिर आपका y² है 2fy प्लस f² ग्रेटर देन g² प्लस f² माइनस c है। तो ये कैंसिल आउट हो जा रहा है। और यहाँ पे अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो हम लोग को x² प्लस y² 2gx 2fy प्लस c ग्रेटर देन 0 दिखाई पड़ रहा। दैट इज, इसको हम लोग S1 कहते हैं या sx, y। sx, y ग्रेटर देन 0 आ रहा है। सो अगर हम पॉइंट आउटसाइड ले रहे हैं तो sx, y क्या आ रहा है, ग्रेटर देन 0 आ रहा है। मतलब पॉइंट को आपको सब्स्टिट्यूट करना है और चेक कर लेना कि वैल्यू आपका 0 से बड़ा आ रहा है या छोटा आ रहा है। अगर बड़ा आएगा वैल्यू तो वो क्या हो जाएगा, आउटसाइड हो जाएगा। अगर छोटा होगा तो वो इनसाइड हो जाएगा। और अगर बराबर आ गया 0 के तो वो ऑन द सरकमफेरेंस हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग आउटसाइड मान करके चल रहे हैं, तो ये रिलेशन आ गया। तो ये जो P पॉइंट हमने लिया और ये जो सर्कल हमने लिया है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि S-1, 0 फाइंड कर लेंगे और चेक कर लेंगे। ये हो गया आपका 1 और ये हो गया 0 और ये हो गया माइनस माइनस प्लस 2 और ये 4 0 और ये -6 और ये लेस देन 0 क्वांटिटी आ रहा है ना। तो हम इसको क्या कहेंगे कि मेरा P पॉइंट जो है -1, 0 वो इनसाइड है ना, इनसाइड सरकमफेरेंस या इनसाइड सर्कल हम लोग वर्ड यूज करते हैं, इनसाइड सर्कल या इनसाइड रीजन।
विच एवर यू लाइक। कॉन्सेप्ट समझ में आया क्या? Yes. निखिल? Yes, sir. वेरी गुड। तो ये आपका किसी भी पॉइंट का लोकेशन पता करने का तरीका था। इसमें क्या है, आपका डिस्टेंस ऑफ पॉइंट जो है आप रेडियस से कंपेयर कर लो। और यहाँ पे रिलेशन क्या आ रहा कि अगर एस एक्स कॉमा वाई ग्रेटर देन 0 तो आउटसाइड है, तो यहाँ पे बाकी 3 रिलेशन आप लिख सकते हो। जनरली एस एक्स कॉमा वाई को हम लोग S1 लिखते हैं, ठीक है। मतलब आपने पॉइंट को सेटिस्फाई कर दिया। सो S1 अगर ग्रेटर देन 0 होगा तो हम लोग बोलते हैं कि ये आउटसाइड की बात चल रही है, पॉइंट इज आउटसाइड। अगर आपका S1 इक्वल टू 0 हुआ तो इसका मतलब है ऑन सर्कमफेरेंस। और S1 अगर आपका लेस देन 0 होता है तो इसका क्या होगा मीनिंग, इनसाइड मीनिंग होगा, है ना। तो ये आप नोट में लिख लेना कि ये 3 चीजें होल्ड करेगी, ध्यान देना होगा आपको। बहुत रेयर केसेस में किसी भी पॉइंट का लोकेशन की जरूरत पड़ती है। क्लियर? अब देखिए, अगर मैं क्वेश्चन आपसे पूछता हूं, फाइंड नंबर ऑफ टेंजेंट, फाइंड नंबर ऑफ टेंजेंट्स which passes through which passes through 4 comma minus 2. Find the number of tangent which passes through 4 comma minus 2 and belongs to x square plus y square plus x minus y minus 20 इक्वल टू 0। कह रहा कि इस सर्कल के कितने ऐसे टेंजेंट है जो 4 कॉमा माइनस 2 से पास करते हो, बता सकते हैं क्या? किसी एक सर्कल का कितना ऐसा टेंजेंट होगा जो 4 कॉमा माइनस 2 से पास करता है? So how can we determine the number of tangents here? What is the basis? Everybody is typing very good answer, but what is the basis for that answer? How could you determine? पॉइंट पोजीशन बहुत बढ़िया है ना। अगर पॉइंट सर्कल के अंदर होता है तो उस केस में हम लोग टेंजेंट जो है, देखिए थोड़ी ऊपर ही डायग्राम है। अगर पॉइंट सर्कल के बाहर होता तो ऐसे केस में 2 टेंजेंट हम लोग लेते हैं ना, 2 डिस्टिंक्ट टेंजेंट। अगर पॉइंट सर्कल पर का है, मतलब सर्कमफेरेंस पर का, तो उसे एक ही टेंजेंट पास कर सकता है। और अगर सर्कल के अंदर का पॉइंट है तो उससे एक भी टेंजेंट नहीं पास कर सकता है। तो इस केस में हम लोग को क्या करना होगा, पोजीशन ऑफ पॉइंट यूज करना होगा। सो देखते हैं पोजीशन ऑफ पॉइंट क्या कहता है। S1 फाइंड करना होगा और S1 की वैल्यू x की जगह पर 4 रखनी होगी, y की जगह पे -2 रखनी होगी, x की जगह पे अगेन 4 रखनी होगी और y की जगह पे -2 रखनी होगी और फिर ये -20 है। कैलकुलेट दिस क्वांटिटी। ये दोनों मिलाकर के ही आपका 20 है।
और ये टोटल हो गया 6 और, तो ये 6 आ रहा। तो S1 जो है 6 आ रहा, दैट मीन्स ये ग्रेटर देन 0 क्वांटिटी है, और ग्रेटर देन 0 का मतलब ही है कि पॉइंट क्या है, आउटसाइड है। वेरी गुड, समझ में आया सीडरा? यस सर। तो पॉइंट आउटसाइड है, नंबर ऑफ टेंजेंट्स कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। ठीक है, पॉइंट आउटसाइड का मतलब नंबर ऑफ टेंजेंट 2 हो जाएगा। मतलब ये डिस्टेंस इन्फिनिटी आ जाए क्या, ऐसा बोल रहे हो निखिल? यस सर। तो इसमें एक कॉन्सेप्ट आप समझो कि सर्कल अगर फाइनाइट हुआ, ठीक है, सर्कल अगर फाइनाइट हुआ और पॉइंट भी आपको फाइनाइट पोजीशन पर दिया हुआ है, तो डिस्टेंस इन्फिनिटी नहीं होगा। आप ये बोल सकते हो कि S1 ग्रेटर देन 0 कोई भी नंबर होगा तो वो आउटसाइड ही लाई करेगा, ऐसा बोल सकते हैं। और इंटरवल में उस चीज को इन्फिनिटी के थ्रू हम लोग डिनोट करते हैं। सो यस, इन्फिनिटी का कॉन्सेप्ट इसमें लाया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, हम ये बोल सकते हैं इफ P -4, अल्फा lies outside same equation x square plus y square x minus y minus 20 equal to 0. Find range of अल्फा। तो हम क्या करेंगे, पॉइंट को पुट करेंगे और S1 को ग्रेटर देन 0 कर देंगे। तो ये हो गया आपका -4 स्क्वायर अल्फा स्क्वायर और -4 और माइनस अल्फा और -20 मस्ट बी ग्रेटर देन 0, है ना? समझ रहे हो निखिल? अब देखो ये कहां तक जा रहा है, ये कहीं तक भी जा सकता है। एक मिनट, फोन करोगे? तो इस एक्सप्रेशन को, इन इक्वेशन को सॉल्व करना होगा, और ये हो गया 16 - 4 12, और ये हो गया अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा -8 मस्ट बी ग्रेटर देन 0, और इसको आप सॉल्व करेंगे। क्या होगा इसका सॉल्यूशन? वेरी गुड, 1 प्लस माइनस √33/2। तो इसको जैसे ही आप फैक्टराइज करते हो तो आपको मिलता है अल्फा -12 होल स्क्वायर ग्रेटर देन √33/2 का होल स्क्वायर। और इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपको डेफिनेटली दो वैल्यूज मिलेंगे, एक मिलेंगे 1 - √33/2 और दूसरा मिलेगा 1 + √33/2। साइन स्कीम से आप ये कह सकते हो कि इस वैल्यू के आगे होना चाहिए,
और दूसरी चीज आप ये कह सकते हो कि इस वैल्यू के पीछे होना चाहिए। देयरफॉर अल्फा का रेंज क्या हो जाएगा, अल्फा का रेंज आप देखो निगेटिव इन्फिनिटी आ गया, समझ गया निखिल? Yes, sir. अब देखिए कई दफा ना हम लोग से कुछ ऐसा पूछा जाता है, इफ p x1 comma y1 lies outside the circle x square plus y square plus 2gx 2fy plus c equal to 0, find the length of tangent, find the length of tangent portion between P and the point of contact. मतलब आपसे ये पूछा जा रहा है कि ये सर्कल है आपका और P पॉइंट कोई एक्सटर्नल पॉइंट है, ये आपका P पॉइंट एक्सटर्नल पॉइंट है, तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है आपका T है, तो PT का लेंथ क्या हो जाएगा? पहले से बताया हुआ कि पॉइंट बाहर है सर्कल के, तो P से T के बीच का डिस्टेंस क्या हो गया, वेयर T इज द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। वेरी गुड, शांतनु बहुत बढ़िया। PT स्क्वायर इक्वल टू S1, बहुत जबरदस्त। PT स्क्वायर इक्वल टू S1, आर्यन बहुत अच्छा। तो ऐसे केस में आप जनरल अगर जाना पसंद करते हैं तो आप सेंटर को पॉइंट से कनेक्ट कर देते हैं, है ना, और इनको आप ज्वाइन कर लेते हैं और यहाँ पे 90 डिग्री का फॉर्मेशन होता है, और ये अगर O सेंटर है तो ये रेडियस हो गया, और आपका सेंटर से P का डिस्टेंस पता ही है ना। वो सारी चीजें करने के बाद आपका बहुत सब लोग ला रहे हैं कि PT इक्वल टू आपका रूट S1 होता है। फंटास्टिक, मतलब लेंथ ऑफ टेंजेंट हम लोग चुटकी में निकाल सकते हैं ना। सो रूट ओवर ये क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ टेंजेंट x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर 2g1x 2f1y प्लस c हो जाएगा, है ना। और ये डेरिवेशन आप घर पे कर सकते हो, जिन लोगों को डेरिवेशन नहीं पता है वो लोग कर सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम आप लगा ले, इस ट्रायंगल में काम हो जाएगा। वेरी गुड, है ना, इतनी बातें आपको क्लियर है। किसी बच्चा को कोई परेशानी? अभी तक सबको क्लैरिटी है? Yes, sir. वेरी गुड।
आइए एक और क्वेश्चन करते हैं। Find the length of smallest chord. Find the length of smallest chord that passes through, ऐसे पर लिख ले, chord of circle x square plus y square 2gx 2fy plus c equal to 0 that passes through point x1 comma y1 which is inside circle. लेंथ ऑफ स्मॉलेस्ट कॉर्ड क्या होगा? लेंथ ऑफ स्मॉलेस्ट कॉर्ड क्या होगा? किसी भी पॉइंट से पास करने वाला। ये मेरा सर्कल है, ये कोई इसका सेंटर है, ठीक है, और ये कोई मेरा पॉइंट है पी। कह रहा ना कि इससे बहुत सारा कॉर्ड निकलेगा, इधर निकलेगा, इधर निकलेगा, इधर निकलेगा, इधर निकलेगा, हर डायरेक्शन में निकलेगा कॉर्ड। सो उनमें से स्मॉलेस्ट कॉर्ड का लेंथ फाइंड करना है। सो हाउ कैन वी अप्रोच दिस न्यूमेरिकल? स्मॉलेस्ट कॉर्ड की प्रॉपर्टी क्या होगी इस केस में? कैसे हम लोग डिटरमाइन करेंगे कि कौन सा कॉर्ड स्मॉलेस्ट है? सोचिए आप लोग कैसे डिटरमाइन करोगे कि कौन सा कॉर्ड स्मॉलेस्ट है? अरे वाह पूनम, बहुत अच्छा। पूनम का कहना है कि P विल बी द मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड। वेरी गुड शांतनु, बहुत बढ़िया। देखिए कॉर्ड का जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा, इसको इस तरीके से आप सोच सकते हो कि कोई भी कॉर्ड का सेंटर से डिस्टेंस जितना ज्यादा होगा उतना वो छोटा होगा। तो इस कॉर्ड का मैक्सिमम डिस्टेंस कब होगा? जब ये लाइन खुद ही परपेंडिकुलर बन जाए, है ना, तो उस समय कॉर्ड क्या हो जाएगा मेरा? इसके परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो इस कॉर्ड का लेंथ क्या हो गया? मिनिमम हो गया। और इसकी लेंथ फाइंड कैसे करेंगे? हाउ कैन वी फाइंड दिस लेंथ? तो देखिए ओपी, सेंटर से पॉइंट का डिस्टेंस आपको पता ही है, सेंटर से पॉइंट का डिस्टेंस पता है, और इसमें हम लोग को रेडियस क्या करना है? रेडियस स्क्वायर से इसको सब्ट्रैक्ट कर लेना। तो हम लोग इस केस में क्या करेंगे? ए बी इक्वल टू 2 टाइम्स रूट ओवर AO स्क्वायर माइनस OP स्क्वायर। कैन यू कैलकुलेट दिस क्वांटिटी?
देखिए क्या आता है ये क्वांटिटी, ये भी S1 ही आ गया। नो, ओपी S1 नहीं होगा। ठीक से कैलकुलेट करो, तुक्का नहीं लगाओ। क्या सारे बच्चों को स्मॉलेस्ट कॉर्ड समझ में आ गया? कोई ऐसा बच्चा जिसको स्मॉलेस्ट कॉर्ड ना समझ में आया हो? रेज योर हैंड। सबको समझ में आ गया? ओके, देन कैलकुलेट इट, फाइंड द एक्सप्रेशन, इट विल बी अ नाइस एक्सप्रेशन। बिल्कुल सेंटर माइनस जी माइनस एफ होगा। बहुत बढ़िया करण। देखिए ये P पॉइंट जो है ना, ये P है, ठीक है, P पॉइंट का कोऑर्डिनेट है यहाँ पे। ऐसा नहीं समझना कि सर्कल जो है वो पास कर रहा है। बहुत बढ़िया शांतनु। AO जो रेडियस है वो क्या हो जाएगा, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी हो जाएगा। और इस केस में आपका x प्लस जी होल स्क्वायर माइनस 1 लिख सकते हो आप, एफ होल स्क्वायर। जैसे ये स्क्वायर आप ओपन करोगे वैसे ही कुछ कैंसिलेशन नजर आएगा। और थोड़ी सी स्ट्रक्चर को ध्यान से देखोगे तो आपको कुछ ऐसा दिखाई पड़ेगा, x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर जी x1 y1 प्लस सी। इट मीन्स ए बी जो मिल रहा है वो 2 टाइम्स रूट ओवर निगेटिव ऑफ S1 मिल रहा है, 2 टाइम्स निगेटिव ऑफ S1। अब बोलोगे माइनस क्या कर रहा है? आप ध्यान दो, S1 का वैल्यू ऑलरेडी जो है इनसाइड पॉइंट के लिए निगेटिव हुआ करता था। देखिए S1 जो है आपका पहले से ही निगेटिव है, क्योंकि वो इनसाइड है ना, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स रूट ओवर माइनस S1 हो जाएगा। समझ में आई बात?
तो लेंथ ऑफ स्मॉल Yes, sir. कॉर्ड भी आपका रूट ओवर माइनस S1 होता है, और लेंथ ऑफ टेंजेंट बिना 2 टाइम्स के रूट S1 होता है। बढ़िया चीज है। सो 2 जगह पर S1 का यूज हो चुका है, इनसाइड के लिए, बाकी के लिए। अब देखिए हमारे पास देखो इस केस में S1 आपका ऑलरेडी निगेटिव है, सो देयर इज नो इमेजिनरी नंबर। ठीक है, वी आर नॉट डीलिंग विथ इमेजिनरी नंबर, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली एक पॉजिटिव नंबर है। सो इमेजिनरी नंबर का कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं लो, है ना? समझ गए निखिल? ओके। हाँ, ये तो जस्ट एक फॉर्मूला डिराइव हो गया। यस। देखिए हम लोग बहुत सारे काम कर सकते हैं। एक तो हमने यहाँ पर देख ही लिया है, दूसरी काम ये कर सकते हैं हम लोग, टेंजेंट्स का इक्वेशन लिख सकते हैं किसी भी पॉइंट्स, है ना? राइटिंग इक्वेशन ऑफ tangents through a given point ऐसा नहीं कि सारा केस हम लोग यहीं पे डिस्कस कर लेंगे। हम एक पर्टिकुलर केस ले रहे हैं कि इफ p x1 y1 lies on, अरे क्या हो गया, if p x1 y1 lies on x square plus y square plus इक्वल टू a स्क्वायर, बस इतना ही छोटा सा सर्कल लेते हैं। अगर x1 y1 जो है इस सर्कल पर लाई कर रहा है, देन फाइंड इक्वेशन टू द टेंजेंट। टेंजेंट, ठीक है? तो इस पे कहीं पे आपका सेंटर देखो, सर्कल के इक्वेशन से कहां पे होगा? 0,0 पे होगा। यस सर। और इस पे कोई पॉइंट है x, y, उसकी टेंजेंट भी मैं पहले शो कर देता हूं। इस पे पॉइंट है x, y, तो ये आपका टेंजेंट हो गया ना, ये टेंजेंट लाइन हो गई। तो टेंजेंट लाइन को आप पीटी नाम दे सकते हो, इसका नाम क्या रख ले? पीटी रख सकते हैं। सो हम लोग को टेंजेंट पर का एक पॉइंट दिया हुआ, बाकी पॉइंट हमें पता ही नहीं है, हम कैसे फाइंड करें पीटी का इक्वेशन? अगर हमें पीटी का स्लोप मिल जाता है तो हम उस केस में भी इक्वेशन लिख सकते हैं। कैन वी फाइंड पीटी स्लोप? यस सर। पीटी का स्लोप कैसे मिलेगा? we can see from geometry, very good, बहुत बढ़िया। we can see from geometry OP is perpendicular to PT, OP is perpendicular to PT, so product of slope of OP and slope of PT must be equal to -1। वेरी गुड शाश्वत। बस यहां पे ये ध्यान देना होगा
कि none of the quantity becomes undefined। हम लोग यहाँ पे ये सोच करके इस ऑपरेशन को कर रहे हैं कि दोनों क्वांटिटी क्या है, फाइनाइट है। अगर एक भी क्वांटिटी इनफाइनाइट हो जाती है तो ये रिलेशन हो सकता है कि आपका होल्ड ना करे, गड़बड़ दे रिजल्ट। ठीक है, सो ये दोनों क्वांटिटी फाइनाइट है, उस केस में हम लोग यूज कर रहे हैं। और दोनों क्वांटिटी फाइनाइट होने का कंडीशन भी दिख जाएगा। जैसे ओपी का स्लोप क्या हो जाएगा, y1 अपॉन x1 हो जाएगा ना। सो एमपीटी हमें यहां से मिल जाएगा। अब देखो, अगर ओपी का स्लोप फाइनाइट होना है तो इसका मतलब x1 नॉन जीरो क्वांटिटी होना चाहिए, x1 नॉट इक्वल टू जीरो। अब देखिए, अगर एमपीटी को फाइनाइट होना है तो इसमें x1 न्यूमरेटर में चला गया बट y1 डिनोमिनेटर में चला गया, तो यहां से हम लोग लिखेंगे y1 नॉट इक्वल टू जीरो। तो ये दोनों चीजें आप ध्यान में रखेंगे। बहुत बढ़िया आर्यन, है ना। ये दोनों चीजें आप ध्यान में रखेंगे कि आपका किसी भी हालत में x1 या y1 दोनों में से कोई जीरो नहीं होना चाहिए। अगर जीरो होता तो फिर उस केस को अलग तरीके से डील करेंगे। तो हम लोग इसी केस को लेकर के चल रहे हैं। तो अब हम इक्वेशन लिख सकते हैं y माइनस y1 और स्लोप हमको पता है माइनस x1 बाई y1 x माइनस x1। और यहां पे सिंप्लीफाई करने के बाद x x1 y y1 x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर मिलता है ना। अब यहां पे अगर आप ध्यान दोगे तो x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर को हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इस स्ट्रक्चर को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इसकी वैल्यू क्या होगी, तो जब हम x1 y1 को सर्कल का पॉइंट बता रहे हैं तो इसका मतलब x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर जो होगा वो a स्क्वायर के इक्वल होगा। सो वी कैन रिप्लेस विथ a स्क्वायर टू गेट द फाइनल इक्वेशन ऑफ फॉर्म माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू जीरो। एक्स x1 प्लस वाई y1 माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू जीरो, ये मेरा फाइनल इक्वेशन हो जाएगा। बात समझ में आई, ये मेरा फाइनल इक्वेशन हो गया टेंजेंट एट x1 कॉमा y, है ना। इस तरीके से हम लोग टेंजेंट लिख सकते हैं x1 कॉमा y1 पर। अगर पॉइंट इनसाइड है तब तो उस समय टेंजेंट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, आउटसाइड है तब टेंजेंट का कॉन्सेप्ट वहां पे यूज किया जा सकता है। बिल्कुल सर्वेश, तुम्हारा गेस परफेक्ट है। इस एक्सप्रेशन को हम लोग t कहते हैं। सो t इक्वल टू जीरो लिखना होता है टेंजेंट के लिए। तो ये फैक्ट मैं आज बता रहा हूं, लेकिन फिर भी दोबारा मैं डिस्क्राइब करूंगा, है ना। अभी तक के लिए यहां तक सब कुछ सही है ना, कि x1 y1 किसी सर्कल का पॉइंट है तो हम टेंजेंट इस तरीके से लिख सकते हैं। इस एक्सप्रेशन को t कहा जाता है। बात समझ में आई? यस। अब देखिए क्या है, अगर मेरा पॉइंट बाहर हुआ, अगर मेरा पॉइंट बाहर हुआ तब कैसे टेंजेंट का इक्वेशन लिखेंगे, तो इसको हम एक एग्जांपल लेंगे, उसके थ्रू करेंगे। थोड़ा अच्छा एग्जांपल सेलेक्ट करना होगा कि रैंडम कुछ अटपटा आंसर ना मिले। चलिए कोई बात नहीं, हम लिख सकते हैं फाइंड इक्वेशन ऑफ
tangents separately from 2,4 to the circle x square plus y square equal to 8. x square plus y square equal to 8. तो आप यहां पे देख सकते हो कि जो पॉइंट है वो क्या है, आपका बाहर है सर्कल के। सो इसी तरीके से आप डायग्राम भी प्लॉट करेंगे इसका। ये पॉइंट जो भी होगा आपका वो किस क्वाड्रेंट में होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा ना। 2,8 है, 2,4 है, तो 2,4 मतलब कुछ यहां पर पॉइंट होगा 2,4। तो टेंजेंट ना कुछ इस तरीके से जाएंगी और दूसरी टेंजेंट कुछ इस तरीके से जाएंगी। तो आप देख सकते हो कि दो टेंजेंट आपका एग्जिस्ट कर रहा है और दोनों की इक्वेशन फाइंड करनी है। तो ऐसे केस में हम कैसे अप्रोच कर सकते हैं? वी डोंट हैव पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, सिर्फ हमें सेंटर पता है, रेडियस पता है। कैसे अप्रोच किया जा सकता है? तो ऐसे केस में ना सबसे बेस्ट अप्रोच ये है कि आप टेंजेंट को मान ले, उसका स्लोप m मान लेते हैं। इस टेंजेंट का स्लोप क्या है, m है। लेट स्लोप ऑफ टेंजेंट बी m। टेंजेंट की स्लोप क्या है, m के इक्वल है। डेफिनेटली यस, उसका भी क्वेश्चन करेंगे। अभी तो हम लोग एक सिनॉप्सिस देख रहे हैं, है ना। हम समझ सकते हैं कि ये स्लोप m है, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाना चाहिए, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट वुड बी ऑफ फॉर्म y minus 4 m टाइम्स x माइनस 2। लिख सकते हैं ना, 2,4 से पास करने वाला एक ऐसा लाइन जिसका स्लोप m है, उसकी इक्वेशन तो ऐसे ही लिखनी होगी पॉइंट स्लोप फॉर्म में। क्लियर? अब क्या करना होगा कि ये तो जस्ट अभी हमने लाइन लिखा, ऐसा तो बहुत सारा लाइन है, मतलब m का डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू होगा। बट मैं क्या बोल रहा हूँ, m क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट, मतलब ये लाइन मेरा टेंजेंट है। अगर ये लाइन मेरा टेंजेंट है तो इसको थोड़ा अच्छे स्ट्रक्चर में देखते हैं, mx माइनस वाई और प्लस 4 माइनस 2m। तो ये मेरा टेंजेंट का इक्वेशन है, मतलब इस लाइन की इक्वेशन है। तो हम m कैसे फाइंड करें इसमें, m तो हमें जूम करके चल रहा है ना, हाउ टू फाइंड m। तो यहां पे हम ये कहेंगे कि सेंटर से जो इसका डिस्टेंस होगा, सेंटर से जो इसका डिस्टेंस होगा वो किसके बराबर होगा, रेडियस के बराबर होगा। देयरफॉर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर 0,0 है, तो मॉडुलस 4 माइनस 2m होगा और होल डिवाइडेड बाय रूट ओवर 1 प्लस m स्क्वायर होगा। और ये किसके इक्वल हो जाएगा, वेरी गुड, ये आपका रेडियस के इक्वल हो जाएगा, जो कि रेडियस के इक्वल मतलब 2√2 के इक्वल होगा। और 2 से 2 आप कैंसिल करके इसमें परफेक्ट स्क्वायर बना करके m फाइंड कर सकते। सो 2 से 2 कैंसिल करेंगे तो मिल जाएगा हम लोग को 2 माइनस m होल स्क्वायर इक्वल टू 2 टाइम्स 1 प्लस m स्क्वायर मिलेगा। चूंकि √2 का स्क्वायर हो जाएगा
तो 2 मिल गया, 2 से 2 कैंसिल आउट कर दिया हमने, तो 2 माइनस m मिल गया, उसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर। और इसको सिंप्लीफाई कर ले, 4 माइनस 4m प्लस m स्क्वायर 2 प्लस 2m स्क्वायर, और यहां से हो गया m स्क्वायर और प्लस 4m और माइनस 2 इक्वल टू 0। देयरफॉर m इक्वल टू क्या हो गया, -4 प्लस माइनस, ये आपका हो गया 16 और 8 24 होल डिवाइडेड बाय 2। सो m के वैल्यू से ही पता चल रहा हमें कि कितने टेंजेंट्स मिल रहे हैं, 2 टेंजेंट मिल रहे हैं, है ना। अलजेब्रिकली अगर आप ये नहीं भी दिखाओगे डायग्राम में, लेकिन यहाँ पे m का डिफरेंट वैल्यू क्या सिग्निफाई कर रहा है कि 2 टेंजेंट ड्रॉ किए जा सकते हैं सर्कल में। तो डिफरेंट वैल्यू ऑफ m signify two distinct tangent। कॉन्सेप्ट समझ में आया? मतलब इसमें स्ट्रेट लाइन चैप्टर, यस, हम लोग इस m का वैल्यू यहाँ पे बैक सब्स्टिट्यूट करेंगे और टेंजेंट का इक्वेशन मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको स्ट्रेट लाइन की एक फार्मूला यूज हो रही है, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन। डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, बेसिकली परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना, एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम लोग यहाँ पे फाइंड कर रहे हैं। तो एक पॉइंट जो सर्कल के सर्कमफेरेंस पर है, वहां पे टेंजेंट कैसे लिखना वो सीख चुके हैं। अगर पॉइंट आपका सर्कल के बाहर है तो उससे लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होगा और टेंजेंट की इक्वेशन क्या होगी, ये भी सीख चुके हैं, बराबर। एक और कॉन्सेप्ट यहां पे मैं डिस्कस करना चाहता हूं, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का। कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, देखिए कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का मतलब क्या होता है। वेरी गुड शांतनु, शांतनु तो पूरा एकदम होमवर्क करके आया है, बहुत अच्छा। फिर भी अफसोस ये है कि मुझे हर कुछ बताना पड़ेगा, क्योंकि बाकी बच्चे होमवर्क नहीं करके लाए हैं। कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का ये मीनिंग है, देखिए ये कोई मेरा पॉइंट है x1, y1, और इससे हम किसी सर्कल पे 2 टेंजेंट ले रहे हैं, T1 और T2 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ठीक है। सो अगर हम T1 T2 को ज्वाइन कर दे, अगर हम T1 T2 को ज्वाइन कर दे, तो यही होगा मेरा कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। T1 T2 ही मेरा क्या है, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। T1 T2 is chord of contact।
ठीक है। फॉर P x1, y1 टू द सर्कल, है ना, x स्क्वायर y स्क्वायर 2gx 2fy प्लस c इक्वल टू 0। तो अगर हम कोड ऑफ कॉन्टैक्ट की बात करें तो ये चूंकि आप देख सकते हो कि PT1 और PT2 दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं ना, तो इसका मतलब ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। अगर हम सेंटर को ज्वाइन कर ले P से, सेंटर को P से अगर हम ज्वाइन कर ले तो, और सेंटर को हम लोग T1 और T2 से भी ज्वाइन कर ले, तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि आप यहाँ पे रेडियस हो गया दोनों, और ये 90 डिग्री है और लेंथ ऑफ टेंजेंट बराबर ही होता है। सो बेसिकली क्या हो रहा है कि दोनों ट्रायंगल क्या हो रहे हैं, आपके कॉन्ग्रुएंट हो रहे हैं, राइट। और यहाँ पे भी दो ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो रहा है एम के थ्रू, जहां पर एम क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ओपी एंड T1 T2। अगर ओपी और T1 T2 एम पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो इस केस में भी हम लोग क्या देखते हैं कि ये रेडियस है और ये एंगल हम लोग पहले से बराबर दिखा चुके हैं, और ये कॉमन साइड OM, तो ये छोटा वाला जो ट्रायंगल है ना, ये आपस में कॉन्ग्रुएंट होता है। इसका मतलब ये 90 डिग्री होगा और एम क्या होगा, मिड पॉइंट हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? तो यहाँ पे जो भी चीजें हैं वो आप ध्यान में रखोगे कि आपका ये दोनों एंगल बराबर होता है और ये दोनों एंगल भी बराबर होते हैं, और ये वाला एंगल भी किसके बराबर होता है, इसी एंगल के बराबर होता है। क्लियर? और एम क्या होता है, मेरा मिड पॉइंट होता है, एम इज मिड पॉइंट, एम इज मिड पॉइंट। तो ऐसे केस में हम लोग को बहुत कुछ पूछा जा सकता है। T1 T2 का इक्वेशन पूछा जा सकता है, T1 T2 का लेंथ पूछा जा सकता है, ठीक है। सो हाउ टू फाइंड फर्स्ट इक्वेशन ऑफ कोड ऑफ कॉन्टैक्ट। अगर हम सर्कल ये ले रहे हैं तो हम ये करेंगे कि T1 T2 की वैल्यू कुछ अज्यूम कर लेंगे। लेट अस से ये अल्फा 1 कॉमा बीटा 1 था और ये आपका अल्फा 2 कॉमा बीटा 2 था। मैं ले सकता हूं ना? अब देखो क्या है, बहुत अच्छे से सुनो। हम ये मान चुके हैं कि T1 T2 ही मेरा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट था, तो T1 पॉइंट का जो टेंजेंट होगा वो x1 y1 से पास करेगा। टेंजेंट एट T1 passes through point P x1 y1। Similarly, tangent at T2 also passes through x2 y2। तो टेंजेंट एट T1 लिखना होगा ना, सो टेंजेंट एट T1 में लिखने की कोशिश करता हूं, ठीक है। यहाँ पे सेंटर आप देख सकते हो कि -g - f है, तो यहाँ पे -g - f है। टेंजेंट एट T1 हम लिखते हैं, टेंजेंट एट T1 लिखने की प्रक्रिया आपको बताई गई है ना। क्या करना कि स्लोप फाइंड कर लेना है। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट एट T1, m of T1 P times m of OT1 must be equal to -1 provided both are finite. So m T1 P must be equal to -1 को अगर टैकल कर ले तो OT1 हम लोग को लिखना है। सो ये हो जाएगा आपका
अल्फा 1 प्लस जी बीटा 1 प्लस एफ। ये हमारा T1P का स्लोप हो गया, मतलब टेंजेंट का स्लोप हो गया। क्लियर? और पॉइंट हमें दिया हुआ अल्फा 1 कॉमा बीटा 1, सो वी कैन डेफिनेटली राइट इक्वेशन। इसलिए इक्वेशन कैसा दिखाई पड़ेगा? y माइनस बीटा 1 माइनस अल्फा 1 प्लस जी बीटा 1 प्लस एफ और x माइनस अल्फा 1। इनको अगर आप सिंप्लीफाई करोगे, देखो क्या मिल रहा है। बीटा 1 प्लस एफ टाइम्स y मिल रहा है माइनस बीटा 1 स्क्वायर माइनस बीटा 1 इंटू एफ। और यहां पे अगर हम ध्यान से देखें तो माइनस अल्फा 1 प्लस जी टाइम्स एक्स माइनस माइनस ये हो गया प्लस अल्फा 1 स्क्वायर और प्लस अल्फा 1 जी, है ना। तो जो भी कांस्टेंट चीजें है ना उनको आरएचएस में हम भेज देंगे और वेरिएबल चीजों को एलएचएस में रखेंगे। सो ये वेरिएबल चीज है तो हम यहाँ पे लिखेंगे अल्फा 1 प्लस जी एक्स और बीटा 1 प्लस एफ इंटू वाई, और बाकी चीजों को आरएचएस में भेज दें। ये हो गया आपका अल्फा 1 स्क्वायर और यहाँ पे आप देखो बीटा 1 एफ है तो बीटा 1 स्क्वायर प्लस बीटा 1 एफ और प्लस अल्फा 1 जी हो गया। बात समझ में आई? अब देखिए यहां पे हम लोग टेंजेंट अल्फा 1 बीटा 1 पर लिखे हैं, तो अल्फा 1 बीटा 1 डेफिनेटली जो है इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। अल्फा 1 बीटा 1 इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो हम यहां पे लिखेंगे बट अल्फा 1 स्क्वायर बीटा 1 स्क्वायर 2g अल्फा 1 2f बीटा 1 प्लस c इक्वल टू 0। तो इस चीज को अगर हम रिप्लेस कर दे इस इक्वेशन से तो मेरा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैसा हो रहा है? इसलिए टेंजेंट एट T1 ये बन रहा है अल्फा 1 प्लस जी टाइम्स एक्स बीटा 1 प्लस एफ टाइम्स वाई, और इनको अगर रिप्लेस किया जाए तो आप देखिए क्या मिल रहा है आपको, C माइनस, है ना। यहाँ पे प्लस करना होगा तो माइनस, तो यहाँ पे मिल रहा माइनस जी अल्फा 1 माइनस एफ बीटा 1 और माइनस C मिल रहा है। क्लियर? अब यहां से आप क्या करोगे, स्क्वायर वाला टर्म सारा चला गया है, तो स्क्वायर वाला टर्म अगर चला गया है तो अब हम सबको एलएचएस में लाएंगे और यहां से हम काम शुरू करेंगे। लिखेंगे कि हमारे पास अल्फा 1 प्लस जी एक्स है बीटा 1 प्लस एफ वाई है और प्लस जी अल्फा 1 एफ बीटा 1 और प्लस सी इक्वल टू 0। हम ऐसा भी कर सकते हैं कि एफ को कॉमन कर ले, ठीक है,
लेकिन एफ कॉमन करेंगे तो एफ और बीटा वन साथ में आया हुआ। तो अभी फिलहाल हम इसी स्ट्रक्चर पर इसको छोड़ देंगे। तो ये मेरा किसका इक्वेशन हो गया? टेंजेंट का इक्वेशन हो गया। टेंजेंट कहां पर का? T1 का टेंजेंट है, और ये किस पॉइंट से पास कर रहा है? पासेस थ्रू P x1, y1। तो यहां से x1, y1 में एक रिलेशन आ जाएगा। हम लिखेंगे अल्फा 1 प्लस जी टाइम्स x1 बीटा 1 प्लस एफ टाइम्स y1 और g अल्फा 1 एफ बीटा 1 प्लस c इक्वल टू 0। ऐसा मैं लिख सकता हूं। सिमिलरली टेंजेंट एट T2 के लिए हम क्या लिख सकते हैं? अल्फा 2 प्लस जी टाइम्स x1 बीटा 2 प्लस एफ टाइम्स y1 और g अल्फा 2 एफ बीटा 2 प्लस c इक्वल टू 0। क्लियर? अब ये दोनों स्ट्रक्चर को देख करके हम एक इक्वेशन प्रपोज करेंगे। हम देख रहे हैं कि अल्फा 2 और अल्फा 1 एक दूसरे से सिनोनिमस है यहां पर, उसी तरीके से बीटा 1 बीटा 2 भी सिनोनिमस है। तो हम एक इक्वेशन क्या प्रपोज करेंगे? x प्लस जी x1 y प्लस एफ y1 जी एक्स एफ वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ये मेरा प्रपोज्ड इक्वेशन है। क्लियर? तो अब ये इक्वेशन में देखो प्रोपोजिशन क्या है कि अल्फा 1 अल्फा 2 की जगह पर हम कॉमन वेरिएबल एक एक्स से रिप्लेस कर दिए हैं हर जगह पर देखो, और बीटा 1 बीटा 2 की जगह पर कॉमन वेरिएबल वाई लिया गया है। अब मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ये एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। आप ध्यान से देखोगे ये एक आपको स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन दिखाई पड़ेगा जिसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है। x x1 y y1 है ना, और यहां पर gx भी हो गया है। तो ऐसा करेंगे g कॉमन लेंगे x प्लस x1 और f कॉमन लेंगे y प्लस y1 और प्लस c इक्वल टू 0 आ रहा है ना। इसी को थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म कर दिया गया है। तो आप देखिए फर्स्ट रिलेशन से क्या देख रहे हैं कि ये जो मेरा प्रोपोज्ड इक्वेशन है ये सेटिस्फाइड हो रहा है। पॉइंट नंबर ए, सेटिस्फाइड बाय अल्फा 1 कॉमा बीटा 1 हो रहा है ना, और दूसरा ये सेटिस्फाइड हो रहा है अल्फा 2 कॉमा बीटा 2। ये आप फर्स्ट इक्वेशन से देख सकते हो और ये आप सेकंड इक्वेशन से देख सकते हो। तो अगर हम डायग्राम को अगर फिर से यहां पे ले आए, ऊपर जो डायग्राम था, तो मोर क्लैरिटी होगा क्योंकि हम डायग्राम से काफी दूर हट चुके हैं। तो हम इनको पकड़ करके ले आते हैं जो भी डायग्राम है अपना। देखिए ये डायग्राम है। मैं क्या बोल रहा हूं कि मेरे पास एक ऐसा प्रोपोज्ड इक्वेशन है जो अल्फा 1 कॉमा बीटा 1 से पास कर रहा है, और वो इक्वेशन अल्फा 2 कॉमा बीटा 2 से भी पास कर रहा है।
चूंकि ये एक स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रेट लाइन वो कौन सा होगा जो अल्फा 1 कॉमा बीटा 1 और अल्फा 2 कॉमा बीटा 2 से पास करे। ऐसा कौन सा स्ट्रेट लाइन होगा जो दोनों से पास कर सकता है? कोई बता सकता है? ये जो प्रोपोज्ड इक्वेशन है इस पे T1 भी लाई कर रहा है और प्रोपोज्ड इक्वेशन पे T2 भी लाई कर रहा है। इट इज नॉट अ पेयर ऑफ लाइन। रिमेंबर, पेयर ऑफ लाइन हैड x square y square term, but there is no x square y square term. It is just a straight line. वेरी गुड। कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट होगा, देखो T1 से भी पास कर रहा है, T2 से भी पास कर रहा है, सो दिस इज योर कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट T1 T2। बहुत अच्छा। Hence we have got the equation of T1 T2 in terms of equation of circle and given point, which is x x1 y y1 g times x plus x1 f times y plus y1 plus c equal to 0। तो ये जनरल सर्कल के लिए हमने जो डिराइव किया है ये t है। जनरल सर्कल के लिए t क्या है तुम्हारा? कुछ ये सिस्टम। तो t जो होता है ये t ट्रांसफॉर्मेशन है एक। ये ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है कि x स्क्वायर को आप x x1 से चेंज कर ले, y स्क्वायर को आप y y1 से चेंज कर ले, और 2gx को आप gx प्लस x1 से चेंज कर ले, 2fy को fy प्लस y1 से चेंज कर ले, और c को आप छोड़ दे। यही है टी ट्रांसफॉर्मेशन। और आपको याद होगा कि जब मैंने टेंजेंट लिखा था, देखो जब मैंने ऊपर में टेंजेंट लिखा था ओरिजिन वाले केस में, तो सर्वेश ने याद दिलाया था कि सर इसको टी कहते हैं ना, तो वहां पे ये बताया गया था कि यस इसको टी कहते हैं और इसको हम लोग बाद में देखेंगे। तो देखिए दिस इज सेम टी। यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक्स स्क्वायर को मैंने एक्स x1 चेंज कर दिया है और वाई स्क्वायर को मैंने वाई y1 चेंज कर दिया, बट ए स्क्वायर को मैंने छोड़ दिया है। लेकिन यहाँ पे t इक्वल टू 0 आपका टेंजेंट है, और अपने केस में जब t इक्वल टू 0 मैं कर रहा हूं तो मुझे क्या मिल रहा है? कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट मिल रहा है। कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। तो आज हम लोग इतना ही रखेंगे, बाकी हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे, बिकॉज आप लोग का फिजिक्स का क्लास है। सो अटेंड योर फिजिक्स क्लासेस, और जो न्यूमेरिकल रिलेटेड है उनको अटेम्प्ट करें। आज के लिए हैव ए नाइस डे। Bye, sir. Thank you. Sir, thank you, sir. Thank you, sir. Good day, sir.